गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, भाग नंबर 2, आर्टिकल 5 to 11। तो इसके बारे में आज हम गहराई से जानेंगे। नागरिकता, देखना नागरिकता का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और भारत में एकल नागरिकता लागू है। किसी देश में दोहरी नागरिकता या तिहरी नागरिकता भी हो सकती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता ड्यूल सिटीजनशिप, और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता। वहाँ पर एक व्यक्ति को 3 नागरिकता लेनी पड़ती हैं। जैसे एक तो देश की नागरिकता होगी, एक वहाँ पर किसी संबंधित राज्य की नागरिकता, और थर्ड वन हो जाएगा वहाँ के किसी म्यूनिसिपल बोर्ड की। जैसे हमारे यहाँ पर नगर पालिकाएँ होती हैं, वहाँ पर ब्लॉक सिस्टम होते हैं बने हुए, तो उसकी नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में दोहरी नागरिकता ड्यूल सिटीजनशिप, और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता। नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया है हमने? ब्रिटेन से। ओके, तो ये भाग किस में आ जाएगा? पार्ट सेकंड, आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 तक। तो इसमें पहले कुछ शब्दावली क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आर्टिकल वाइज यानी कि 5 से 11 तक डिस्कस करेंगे। देखना, एक होता है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, है ना, अनिवासी। आप अनिवासी भारतीय, ऐसे भारतीय जो किसी कार्य करने के लिए या अपनी एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए विदेश में गए हैं। अगर वो विदेश में गए हैं, विदेश किसी कार्य को लेकर, कार्य करने के लिए या जॉब करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश में कम से कम वो वहाँ पर 84 डेज उन्होंने निवास किया हो, कम से कम 84 दिन तक वहाँ पर रहे हों विदेश में। अब वो क्या कहलाएंगे? NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। उन्हें कि 20 दिन में ही वहाँ से वापस आ जाएंगे और वो NRI होंगे। NRI के लिए विदेश में कम से कम 84 दिनों तक निवास करना अनिवार्य है। सेकंड, PIO की फुल फॉर्म पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO के बाद में कानून बनाया था 2015 में। 2015 में उसको OIC कहने लगे, ओवरसीज इंडियन सिटीजन, विदेशों में रहने वाले भारतीय। इसके लिए दोहरा नागरिक शब्द आया था, दोहरी नागरिकता। तो क्वेश्चन ये था कि दोहरे नागरिकों को कौन कौन से अधिकार भारत में प्राप्त नहीं है। उनको आर्थिक रूप से सारे अधिकार प्राप्त होंगे, सिवाय वोट डालने के, चुनाव में खड़े होने के। वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चुनाव में भागीदारी नहीं होगी उनकी कोई, वो क्या हो जाएंगे? PIO। लेकिन 2015 में PIO का नाम क्या किया गया? OIC। 2015 में एक्ट बना था कि OIC, ओवरसीज हाँ, इंडियन सिटीजन। ठीक है ना कान्हा जी, आया समझ? तो PIO के बाद में नाम क्या हुआ? OIC। तो OIC सभी देशों में, जितने भी देशों में रहते हैं वो OIC कहलाएंगे, यानी कि उनकी भारतीय नागरिकता नहीं होगी। लेकिन अगर भारत में वो व्यापार वाणिज्य करना चाहते हैं या कोई अपने शेयर खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर उनको सारे सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होगा उनका, ना ही वो चुनाव लड़ सकते, ना वो उसमें चुनाव में खड़े हो सकते हैं। वीज़ा क्या होता है? विजिटर इंटेंशन स्टे इन एब्रोड, विदेश में रहने का उनका इरादा। तो हमें विदेश से सबसे पहले तो वीज़ा जारी कराना पड़ता है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? विजिटर, SI, विजिटर इंटेंशन स्टे इन एब्रोड, विदेश में रहने का इरादा। तो NRI, PIO, OIC ये तो किन के लिए हैं? जो ड्यूल सिटीजन होंगे, दोहरे नागरिक। 2015 में अपडेट हुआ एक्ट, और PIO का नाम OIC। एक वीज़ा होता है और NRI, ये समझिए, इसमें डिफरेंस क्लियर हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया है? ब्रिटेन से। वहाँ पर एकल नागरिकता है। हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक। तो यूपी के हम क्या हैं? उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। यहाँ के हम डोमिसाइल हैं, यहाँ की तो डोमिसाइल हो जाएंगे, और भारत के क्या हो जाएंगे? हम नागरिक। नागरिकता का प्रमाण क्या होता है हमारे पास? वोटर कार्ड या आधार कार्ड, है ना। तो वोटर कार्ड होता है, ठीक है। नागरिकता संबंधी जो अधिकार है, कानून बनाएगा कौन सा मंत्रालय बनाता है? केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। तो हमने प्रावधान कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो इसमें बीच बीच में आएंगी।
भाग नंबर कौन सा होगा? पार्ट 2, पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 तक। और नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हो सकते हैं। 5 तरीके से भारत की सिटीजनशिप एडॉप्ट की जा सकती है। कौन कौन से होंगे वो? एक तो नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण की। तो देशीयकरण क्या होता है? अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता है, उसे 7 वर्षों तक निवास करना पड़ेगा। 6 + 1 = 7, 7 वर्ष का उसका निवास होना चाहिए। देखना, जो 1 वर्ष है, नागरिकता से पहले लगातार 1 वर्ष तक निवासी होना चाहिए और 6 वर्ष का वास होना चाहिए। वास का मतलब वो अस्थायी रूप से भी निवास कर सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन यहाँ पर जो 1 वर्ष होगा इसका निवास आना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए यहाँ का। अगर कोई विदेशी नागरिक है, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो क्या 7 वर्ष तक यहाँ पर उसका निवास होना चाहिए। ये तो क्या, वास और ये निवास। देखिए 1 वर्ष पूर्व, अगर ये कहना कि 1 वर्ष नागरिकता से 1 वर्ष पूर्व किसी को अगर सिटीजनशिप लेनी है 2024 में, तो 2023 में रहना पड़ेगा उसे रेगुलर। उससे पहले वो पास्ट में 6 वर्षों तक भी रहा हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो लगातार कंटिन्यू यहाँ पर रहा है या नहीं, ठीक है ना। नागरिकता ग्रहण करने से 1 वर्ष पूर्व की उसकी नागरिकता कंटिन्यू देखी जाएगी, यहाँ का निवास, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक तो देशीकरण से। दूसरा हम कर सकते हैं भूमि अधिग्रहण। अगर भारतीय भूभाग, इसका हम विस्तारीकरण करते हैं। कोई भी अगर हमारी विदेश नीति ऐसी होती है भारत सरकार की कि हमने किसी भूभाग को अपने कब्जे में लिया है या दूसरे देश पर आक्रमण करके भारत में मिलाया है, उसके जितने भी निवासी होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो पहला क्या था? देशीकरण के द्वारा। दूसरा भूमि या राज्य अधिग्रहण के द्वारा। तीसरा आ जाएगा जन्म से। अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। नंबर 4 वंश परंपरा। वंश परंपरा में आ जाएंगे जिसमें दादा दादी या नाना नानी अगर भारत में जन्मे हैं तो उनका पौत्र या देहोत्र यानी नाती, वो अगर अप्लाई करना चाहे तो पंजीकरण करवा सकता है। नंबर 5 हो जाएगा पंजीकरण के द्वारा। विदेशी कोई भी नागरिक वो होम मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन अपना कराएगा, उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार होते हैं: देशीकरण, भूमि अधिग्रहण, जन्म से, वंश परंपरा के द्वारा या फिर पंजीकरण के द्वारा। ठीक है जी, आया समझ? कुछ पूछना है इसमें? ओके। अब ये देखते हैं कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है कहाँ से कहाँ तक है वो। भाग 2 में अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक। अब आर्टिकल वाइज देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5। किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है यदि वह नंबर 1 भारत में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। सेकंड नंबर, या उसने भारतीय व्यक्ति से विवाह किया हो, भारतीय व्यक्ति से विवाह। ठीक है ना कान्हा जी? वो नहीं कभी अफ्रीका में कहीं विवाह करना भारत में ले आएंगे भारतीय नागरिक, ऐसे नहीं मिलेगी। मैं गर्म पानी पीता रहूँ बीच बीच में। अच्छा, और नंबर 3 हो जाएगा कि अगर वो भारत में पंजीकरण कराता है अपना, पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण। 3 देखना, जैसे कांग्रेस की लीडर है सोनिया गांधी जी, वो किस देश की निवासी हैं? इटली की। उन्होंने भारत में विवाह किया है, तो इसका मतलब ये हुआ वो भारतीय नागरिक हैं। हाँ, विदेशी मूल की हैं लेकिन नागरिकता उनके पास भारत की है। जो भारत में जन्मा है, हमारे पास अधिकांश जन्मजात भारत की नागरिकता है। तो ये आर्टिकल किस में लिखा है? 5 में। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है या भारतीय व्यक्ति से विवाह किया है किसी विदेशी ने। और 3rd वन हो जाएगा अगर उसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण भारत में गृह मंत्रालय में किया गया है, वो भारत के नागरिक माने जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 6 दिया गया है इसमें, माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया। ये पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति अगर कोई भारत में आते हैं, माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले प्रवासी, पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले व्यक्ति, प्रवास व्यक्ति। ठीक है ना आशीष? आशीष का ध्यान पड़ेगा। ठीक है, हाँ देखना डेट क्या होगी यहाँ पर, 19 जुलाई सन 1948 से पूर्व
ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई सन 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आए हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। डेट क्या रहेगी? 19 जुलाई 1948 से, इससे पूर्व ही भारत में आए हों। लेकिन अगर इसके बाद आए हैं फिर वो संविधान लागू होने की डेट तक आए हों, उनका रजिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय में होना अनिवार्य था। अगर वो इससे पहले आए 1948 से पहले, क्या उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य मैंडेटरी था? वो मैंडेटरी नहीं था, वो अनिवार्य नहीं था। अगर इससे पूर्व आएंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन इस डेट से अगर बाद आएंगे, से बाद में अगर आएंगे तो उनका पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण कब से कब तक? संविधान लागू होने की डेट तक। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। वैसे संविधान कब लिखा गया था? 26 नवंबर 1949, जिसके लिए डेट भी आती है ना कि मिथि मास शीत शुक्ल सप्तमी संवत 2006। हाँ, फिर से देखिए, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं ऐसे व्यक्ति, क्या वो भारत के नागरिक माने जाएंगे? हाँ, नागरिक माने जाएंगे। डेट क्या दी है? 19 जुलाई 1948 से पूर्व आए हैं, इससे पहले। या फिर जो इसके बाद आए हैं, इस डेट से संविधान लागू होने तक 26 जनवरी 1950 तक अगर वो भारत में आए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय में, अब वो भारत के नागरिक माने जा सकते हैं। ठीक है ना? तो आर्टिकल नंबर 6 में क्या है? माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अनुच्छेद नंबर 7 में क्या लिखा है? माइग्रेट इंडिया टू पाकिस्तान। माइग्रेट इंडिया टू पाकिस्तान। ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान को प्रवास हुए हैं, पाकिस्तान चले गए, वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसके लिए डेट क्या होगी? 1 मार्च 1 मार्च सन 1947। अगर 1 मार्च 1947 से पूर्व ही गए हैं वो पाकिस्तान के नागरिक मान लिए गए। लेकिन अगर इसके बाद की डेट आती है, फिर संविधान लागू होने की डेट तक 26 जनवरी सन 1950, अगर वो इस तक भी गए हैं तो वहाँ से भारत की उनकी सिटीजनशिप कैंसिलेशन कर दी गई, वो कैंसिल मानी जाएगी, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। नागरिक नहीं। ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए हैं कब? 1947 और 1950 संविधान लागू होने की डेट के बीच में। अगर इससे पहले चले गए वो तो होंगे ही वहाँ के नागरिक। लेकिन अगर इन डेट के बीच में 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में वो पाकिस्तान में चले गए, उनकी भारतीय नागरिकता कैंसिल मानी जाएगी। अब तो ये 2 आर्टिकल, अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 7, ये किससे? प्रवास से संबंधित, माइग्रेशन से संबंधित। आर्टिकल नंबर बात करते हैं हम 8 की, 8वां। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। या फिर दूसरा, अगर वो शत्रु देश में 1 वर्ष तक लगातार निवास करता है वो भारत का नागरिक नहीं होगा। शत्रु देश कौन से होंगे वो संविधान में उल्लिखित नहीं, कोई नहीं होगा वो, है ना? आवश्यकता पड़ने पर, जैसे हो ना कतिपय प्रतिबंध होते हैं, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। आज भी हमारी मान लो अगर विदेश पॉलिसी किसी देश के साथ में अनुकूल नहीं है, वो शत्रु देश में आ जाएगा, या कोई हमला कर देता है, कुछ भी घुसपैठ कर देता है, वो हमारे देश में संविधान में उल्लिखित नहीं है देश की कौन से होंगे। ये तो क्या? भारत की नागरिकता जिसके पास विदेशी नागरिकता ग्रहण की है, जिसमें विदेशी नागरिकता ग्रहण, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण करेगा वो भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं होगा, वो भारतीय नागरिक नहीं होगा। या फिर जो शत्रु देश में 1 वर्ष तक, शत्रु देश में 1 वर्ष का अगर निवास करता है, वो किसी ऐसे देश में चला जाए जो हमारे शत्रु देशों की सूची में है, अगर वो उसमें 1 वर्ष तक का निवास करता है वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है ना? उन्हीं की नागरिकता कैंसिलेशन के कई तरीके हैं, लेकिन ये जो शत्रु देश वाला मामला है, जो अच्छे हमारे मित्रवत संबंध उससे नहीं, अगर वहाँ 1 वर्ष तक का वास या निवास वो करता है, अब वो हमारा नागरिक नहीं रहेगा। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 हुए हैं। अनुच्छेद नंबर 9 देखिए आप, आर्टिकल नंबर 9 में यह है कि जिसके पितामह शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? दादा दादी, नाना नानी, अगर उनमें से कोई भारत में जन्मा है तो उनके नाती या पोत्र को अगर यहाँ पर नागरिकता के लिए वो अप्लाई करता है तो नागरिकता दी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 9 में
हाँ, इसमें क्या आ जाएगा? पितामह। पितामह, अगर पितामह भारत में जन्मे हैं, भारत में जन्मे, अगर इनका जन्म भारत में होता है किसी में, अच्छा, तो उसे उनसे संबंधित या तो नाती या फिर पौत्र को नागरिकता, पौत्र या पौत्री को नागरिकता दी जा सकती है। नागरिक, यह आर्टिकल नंबर 9 में है, अनुच्छेद 9। 10 और 11 में देख लेते हैं आर्टिकल 10 में क्या है? 10 में संसद नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकती है, यानी कि संसद के पास अधिकार होगा सिटीजनशिप एक्ट बनाने का या उसको रिफॉर्म करने का, उसको मॉडिफाइड करने का। संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद कानून किस पर? नागरिकता पर। नागरिकता, कोई भी राज्य कानून नहीं बनाएगा, केवल संसद ही कानून बनाएगी। और संसद किसे कहते हैं? किसको मिलाकर संसद बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर। संसद के कितने सदन होते हैं? 2। कौन कौन से? लोकसभा राज्यसभा। संसद के घटक कितने होते हैं? कंपोनेंट कौन कौन से? और राष्ट्रपति, है ना। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद। और सदन जो हाउसेज हो जाएंगे वो 2 होंगे, लोकसभा राज्यसभा। खैर, संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार रखती है। नागरिकता से जो नया कानून बनेगा वो संसद ही बनाएगी। संसद के अलावा कोई भी राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता है। नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 में क्या है? हम भारत के नागरिक संसद द्वारा बनाए गए प्रावधानों या कानूनों के अंतर्गत भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक संसद द्वारा बनाए गए एक्ट, बनाए गए अधिनियम या कानून या एक्ट, कानून के अंतर्गत भारत के नागरिक हैं। नागरिक हैं। तो ये नागरिकता अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक। तो ये एक बार वो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? वो भारत में जन्मा हो और भारतीय व्यक्ति से या उसका विवाह हो, या तीसरा पंजीकरण के द्वारा उसने नागरिकता ली हो। ठीक है ना। ये आर्टिकल नंबर 5 में। 6 में क्या आ जाएगा? माइग्रेट, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं लोग, प्रव्रजन किया है जिन्होंने, क्या वो भारत के नागरिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले या तो भारत में आए हों, या अगर इसके बाद वो आए हैं, फिर संविधान की डेट लागू होने तक, जब संविधान लागू हुआ उस डेट तक उनका पंजीकरण होना चाहिए। किस मंत्रालय में? होम मिनिस्ट्री में, गृह मंत्रालय में। नंबर 7, माइग्रेट इंडिया टू पाकिस्तान, जो भारत से पाकिस्तान चले गए वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है। नंबर 8 में क्या है? विदेशी नागरिकता जो ग्रहण करेगा भारतीय व्यक्ति, उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। या फिर शत्रु देश में अगर वो 1 वर्ष तक निवास करता है, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नंबर 9, हाँ, जिस व्यक्ति के पितामह, दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भी भारत में जन्मा है, वो भारत के लिए पंजीकरण कर सकता है नागरिकता के लिए। और नंबर 10 हो जाएगा, संसद नागरिकता से संबंधित कुछ कानून बना सकती है, कुछ अधिनियम बना सकती है, रिफॉर्म कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, कुछ संशोधन कर सकती है। नंबर 11, अनुच्छेद नंबर 11, हम भारत के नागरिक संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत भारत के नागरिक हैं। तो ये नंबर 11 में है। हाँ जी। हम एक साथ 2 देशों की नागरिकता रख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक साथ 2 देशों की नागरिकता नहीं। वो राजनयिक लोग अलग होते हैं। राजनयिक कौन होते हैं? जैसे IFS का एग्ज़ाम होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, जो वो एग्ज़ाम पास करेगा, जो दूतावास में MSc में जिनकी ड्यूटी लगेगी, जो विदेश में सर्विस देने के लिए जाएंगे, वो तो दूसरे देशों में रहते हैं। नेवल होती है जैसे नौसेना, वो भी विदेशों में रहती है कभी कभी जब युद्धाभ्यास के लिए जाते हैं। वो नहीं कि उस देश की वो नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, चाहे वहाँ तक 10 साल तक भी रह लिए गए हों, वो डिप्लोमेटिक एक अलग चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना। वो अलग दूसरे देश में रहते हैं। MSc दूतावास तो हमारे देश के दूसरे देश में ही होंगे ओपन, वहाँ पर जो रहेंगे वो सर्विस देते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, वो उस देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे। नागरिक भारत के ही, वो तो ड्यूटी करने के लिए गए हैं। ये होती है। और कुछ जैसा मतलब विदेशी नागरिक भारत के नागरिक, हाँ जी, हाँ जी, तो उसकी नागरिकता उस देश की खत्म की जाएगी। वो उस देश का संविधान लागू होगा वहाँ पर। ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में आता है, क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा? वो उस देश का संविधान कैसा है,
वो उसकी नागरिकता कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश में जो नागरिकता दी जाएगी होम मिनिस्ट्री देगा, गृह मंत्रालय, उसके लिए प्रावधान होते हैं, इनका अनुसरण करना पड़ेगा। अब यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी इसको, लेकिन जैसे ही भारत की नागरिकता मिलेगी इससे पहले अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी उसे। अब ये ना जैसे एक पाकिस्तान से आने वाले आतिफ असलम का आपने नाम सुना हो, सिंगर भी है ना, फिल्म अभिनेता है वहाँ की, उस मूवी में वो भारत की नागरिकता लेने वाले हैं, तो उनको नागरिकता जो दी जाएगी यहाँ की सारी जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अदनान सानी को मिली है, पाकिस्तान के जो सिंगर थे, है ना, तो पहले वहाँ की नागरिकता, फिर यहाँ की नागरिकता ग्रहण किए, अब अपने देश की नागरिकता कैंसिल कर दी उन्होंने, वहाँ की ये होता है। और कुछ अच्छा जी, कुछ और क्वेश्चन? बस क्वेश्चन ख़त्म। सुहेल, अच्छा जी, चलो ठीक है जी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आप चाहें। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।